साइंस में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा बायोस और दूसरा होगा लोगोस। बायोस का मतलब होता है, या हम कह सकते हैं बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। और लोगोस को अगर हम पढ़ें तो लोगोस जो ग्रीक वर्ड है इसका अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। तो मैं आज आपको इस क्लास में साइंस में बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो मिलकर के बना है दो ग्रीक शब्दों से, और जिनका अर्थ होता है, बायोस होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि साइंस की जो बायोलॉजी ब्रांच है उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका? जीवन का। जीवन के अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर उन का अध्ययन करेंगे, उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जीव होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जीवों का अध्ययन करेंगे। जीवों का अध्ययन करेंगे तो जीव जो हैं उनको हमारे जो अरस्तु हैं, अरस्तु को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बायोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जो पिता जिनको कहा जाता है वो हैं अरस्तु। अरस्तु जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो बायोलॉजी के फादर अरस्तु जो हैं उन्होंने जीवों को कहा है कि जीव दो प्रकार से हो सकते हैं, या जीवों को हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो जीव हो गए हैं जिन्हें हमने प्राणी कहा है, जिनको एनिमल कह सकते हैं, और दूसरे जो जीव हैं उनको हमने वनस्पति कहा है, यानी कि प्लांट्स। अगर हम अरस्तु की लैंग्वेज में इसमें बात करते हैं तो प्राणी जो है उनको उन्होंने कहा है फोना, और जो वनस्पति है उसको उन्होंने कहा है फ्लोरा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम प्राणियों का, जंतुओं का, प्राणी जंतु, यदि हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो साइंस की या बायोलॉजी की वह ब्रांच, या साइंस कि वह ब्रांच या बायोलॉजी जिसके अंदर हम जीवों को ले रहे हैं, उसकी वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। उसे हम कहते हैं जूलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं, या जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। दूसरी तरफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम वनस्पति या फिर प्लांट्स या फिर पौधा या फिर फ्लोरा का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान या फिर कहेंगे बॉटनी। ये हो जाता है प्राणी विज्ञान, या इसे जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं, और ये हो जाता है वनस्पति विज्ञान। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु, तो जूलॉजी और बॉटनी के फादर कौन हैं? तो जूलॉजी के फादर भी हैं कौन? अरस्तु। जूलॉजी के फादर भी कौन है? अरस्तु। यानी कि जो जूलॉजी नेम है वो किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। तो फिर बॉटनी के फादर कौन हैं? फादर ऑफ बॉटनी हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। तो हम ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहलाएंगे? थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं कि साइंस की हम कौन सी ब्रांच के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी जीवों का अध्ययन होता है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जंतु कह सकते हैं और वनस्पति में बांट सकते हैं। जंतुओं का अध्ययन यदि हम करते हैं
तो वो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है, जिसके फादर होंगे अरस्तु। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं वनस्पति, जिनको भी जीव ही माना गया है, तो उनके अध्ययन को हमने क्या कहा है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा है, जिसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सभी मिलकर के बने हुए होते हैं कोशिकाओं से। सभी किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे जो घर हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ईंटों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक जंतु या प्रत्येक पौधा जो है वो मिलकर के बना हुआ होता है कोशिकाओं से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीव है, इस जीव की संरचनात्मक इकाई, इस जीव की संरचनात्मक इकाई या हम ये कहें स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल यूनिट या संरचनात्मक इकाई सेल होती है, जिसे हम कोशिका के नाम से भी जानते हैं। संरचनात्मक इकाई क्यों कहा है, क्योंकि जीव की संरचना या निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। कोशिका की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज दो तरीके से हुई है। हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं खोजी गई हैं। सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो है निर्जीव कोशिका। निर्जीव कोशिका की खोज करी है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। और निर्जीव कोशिका की खोज करी है किसने, रॉबर्ट हुक ने। निर्जीव कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। वहीं सजीव कोशिका की खोज करी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कोशिका संरचनात्मक इकाई है सभी जीवों की। कोशिका की खोज दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से की है। जो निर्जीव कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी है, और जो सजीव कोशिका है उसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। और यदि हम प्राणियों का अध्ययन कर रहे हैं, जूलॉजी कहला रहे हैं, वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, तो कोशिकाओं का भी अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका की जो स्टडी है, साइंस की जिस शाखा में की जाती है या विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, उस शाखा को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, या इसको अदर कहें तो साइटोलॉजी कहलाता है, या हमें कोशिका विज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं। तो कोशिकाओं का अध्ययन सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी, सर्वप्रथम इन्होंने करी थी। इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज करी, किस में करी, कार्क में करी थी इन्होंने। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब हम बात करते हैं इसी कोशिका के बारे में, हम और आगे बात करते हैं कि जो सेल है इसको हम संरचनात्मक इकाई तो कहते ही हैं, इसके साथ हम इस कोशिका को, या मैं सेल को यहाँ लिख लूँ, जीव जो हैं सेल से मिलकर बने हैं, तो सेल्स या कोशिका, इसको हमने संरचनात्मक इकाई कहा। इसी को हम कार्यात्मक इकाई भी कह सकते हैं। जो जीव है, या हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई जो है, या फंक्शनल यूनिट जिसको कहा जाता है, वो भी सेल ही है। फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि एक कोशिका एक पूरे जीव के बराबर होती है। जिस प्रकार एक पूरा जीव कार्य करता है, उसी प्रकार जीव के अंदर सभी कार्य कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, या फिर सभी कार्य कोशिकाओं में ही होते हैं। इसलिए हम कोशिका को कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। इसके अलावा कोशिका को जीव की आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। आनुवांशिक इकाई या जेनेटिक यूनिट इसलिए कहा जाता है
क्योंकि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है जिसे हम डीएनए कहते हैं या आरएनए जिसके अंदर होता है, तो डीएनए और आरएनए जो है वो पाया जाता है कोशिका के अंदर। किस में पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारी आनुवांशिक इकाई होती है। और कोशिका में भी कहाँ पर होता है? कोशिका के न्यूक्लियस में या फिर कोशिका के केंद्रक में होता है। तो हमने देखा कि जीव है कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जो है संरचनात्मक इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, आनुवांशिक इकाई होती है। इसीलिए हम कोशिका को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं या फिर हम इस कोशिका के बारे में वर्णन करते हैं। तो कोशिका का खोज किसने करी वो आपको पता चल गया। अब हम कोशिका की संरचना की बात करते हैं। संरचना की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने कहा है कि जीव जो है उसकी उत्पत्ति कोशिका के रूप में ही हुई है। सर्वप्रथम जीव जो हैं वो एक कोशिकीय थे। बात करते हैं हम सेल स्ट्रक्चर की। कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम कोशिका को 3 भागों में बांट देते हैं। 3 पार्ट्स में हम इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वो 3 पार्ट्स कौन से होंगे? हमारा सबसे पहले होगा सेल एनवलप, या हम ये कह सकते हैं कोशिका आवरण। ये जो कोशिका आवरण है ये 2 प्रकार के होते हैं। सेल एनवलप या कोशिका आवरण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु और वनस्पति दोनों की साथ में बात कर रहे हैं, इसलिए हम सेल का जो एनवलप है या आवरण है उन दोनों को साथ में ले रहे हैं। तो जो सबसे पहले या बाहर की तरफ, यदि हम कोशिका की संरचना बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं, बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो सबसे बाहर का जो आवरण होगा वो होगा कोशिका भित्ति। जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है प्लांट्स में और एब्सेंट होता है एनिमल्स में। यानी कि किसी भी जंतु में सेल वॉल नहीं पाई जाती है या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और सभी पौधों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो दूसरा एनवलप हमारे पास में क्या आ जाता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में कहें तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो कि कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है पौधों में। और अगर जंतु की हम बात करें तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसका सबसे आउटर पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी है कोशिका झिल्ली की। अब हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो बनी हुई होती है पर्टिकुलर 2 पदार्थों की। 2 पदार्थ यहाँ पर होते हैं और वो हैं लिपिड प्लस प्रोटीन। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड जो इसमें पाया जाता है वो है फॉस्फोलिपिड, और प्रोटीन जो है वो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पाए जाते हैं जिनको हम बाह्य प्रोटीन कहते हैं, और एक जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं जिन्हें हम आंतरिक प्रोटीन कहते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये हमारे 3 पार्ट्स में था। पहला पार्ट सेल एनवेलप था। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, या जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले जिन वैज्ञानिक ने बताया वो है परकिंजे। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म देखिए, जो कोशिका होती है उसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो जेली समान होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली समान पदार्थ होता है जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। यानी कि वह अर्ध तरल पदार्थ जो कोशिका के अंदर की तरफ पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वह अर्ध तरल पदार्थ जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो पदार्थ होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। हम इस चीज़ को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हमारी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये वाला जो पदार्थ भरा हुआ है बाहर की तरफ, इसे हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होगा उस पदार्थ को हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों पदार्थों को साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट 3rd पार्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर वो आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। देखिए, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, वस्तुओं को पकड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारे पाँव हैं, चलने का काम करते हैं। जीभ है, बोलने का, खाना मुंह में इधर उधर हिलाने का काम करती है। लार मिक्स करने का काम करती है। इसी प्रकार से हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो भी अलग अलग काम करते हैं। हार्ट है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लीवर है, अग्नाशय है, ये सभी भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। तो प्रत्येक अंग का एक अपना अपना कार्य होता है। हमने शुरू में कहा कि कोशिका जो है ये कार्यात्मक इकाई होती है। तो कार्यात्मक इकाई है, इसका मतलब कि इसके अंदर कार्य भी होते हैं। वही सब कार्य होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। खाना खाना, खाना पचाना, उत्सर्जन करना, श्वास लेना, ये सभी प्रकार के कार्य, जनन करना, ये सभी प्रकार के कार्य कोशिका के अंदर भी होते हैं क्योंकि ये संरचनात्मक इकाई है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका में अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ये कौन कौन से कोशिकांग हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेते ही दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसे? क्योंकि यह श्वसन का कार्य करता है कोशिका के अंदर। यह कोशिका के अंदर जो हमारे भोजन करने से जो तत्व हमें, आवश्यक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, ये उनको पचाता है और पचाने के बाद में उनसे एनर्जी रिलीज़ करता है। उनका क्या करता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो एसिमिलेशन होता है या स्वांगीकरण होता है, वो स्वांगीकरण हमारा इसी के अंदर होता है जहाँ पर जो ATP है इसका ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है।
इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी है वो पूरी एनर्जी किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसके रूप में, एटीपी के रूप में मिलती है। ठीक है, और ये भी अगर हम इसको और डेप्थ में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब आंतरिक भाग में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक क्रिस्टी नाम की संरचना होती है। इस क्रिस्टी के अंदर ही श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, और ये श्वसन एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एटीपी रिलीज़ करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में सेकंड हम बात करें किसकी, गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कोशिका का स्केलेटन या कंकाल बनाने का कार्य करता है, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हमारी कोशिका है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक गोल्जी काय पट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है या प्लेट्स के रूप में पाया जाता है, जिसमें सिस्टर्नी वेसिकल्स और प्लेट्स पाई जाती हैं। ये तीनों मिलकर या पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वैक्यूल्स भी कह सकते हैं। सिस्टर्नी वेसिकल्स और वैक्यूल तीन संरचनाएं होती हैं जो मिल करके किसका निर्माण करती हैं, गोल्जी बॉडी का निर्माण करती हैं। और गोल्जी बॉडी क्या कार्य करता है, गोल्जी बॉडी पदार्थों को केंद्रक से कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने करी, जिसे सी गोल्जी भी कहते हैं या कैमिलो गोल्जी भी कहते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या हम जिसको कह सकते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो गोल्जी बॉडी के समान ही होती है संरचना में, उसमें भी सिस्टर्नी वेसिकल्स और वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसमें सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं वैक्यूल्स की जगह पर। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, उसके अंदर धंसी हुई होती है, साइटोप्लाज्म में धंसी हुई होती है, अंदर की तरफ होती है। ये स्थित कहाँ पर होती है, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होकर नलिकाओं के रूप में सेल मेम्ब्रेन तक पाई जाती है, और यह भी अंतःकंकाल बनाने का कार्य करती है कोशिका का। साथ ही पदार्थों को न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक तथा दूसरे कोशिकांगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी और ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी करती है, जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ER या अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम SER और RER कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि SER क्या होता है और RER होता है। S यहाँ पर आता है स्मूथ के लिए, और स्मूथ का मतलब है राइबोसोम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ध्यान देना है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वह अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर, इस पर कोई राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं, वह अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरे हैंड वह अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर R4 राइबोसोम, यहाँ पर R रफ के लिए लिया जाता है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होने से जो उसकी झिल्ली है वो खुरदरी फील होने लगती है या महसूस होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं।
ठीक है, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका खुरदरी क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं, इसलिए। तो ये दो प्रकार की होती हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर राइबोसोम आ ही गया है तो राइबोसोम की ही बात कर लेते हैं। राइबोसोम जो है छोटे छोटे कण होते हैं कोशिका के अंदर जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं राइबोसोम, और इन राइबोसोम की उपस्थिति पूरी कोशिका के अंदर फ्री मुक्त रूप में भी हो सकती है और अंतःप्रद्रवीय जालिका के रूप में भी हो सकती है। और यह दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे पास में, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये 80S टाइप के होते हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम जिसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, यानी कि आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लयनी एंजाइम्स भी कह सकते हैं, या जिन्हें हम जल अपघटनी एंजाइम्स कह सकते हैं। ये एंजाइम्स इस थैली के अंदर या बैग के अंदर भरे हुए होते हैं, जिसके फटने से ये पूरी कोशिका को पचा सकते हैं या डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे दो पार्ट, कोशिका की संरचना जो हम पढ़ रहे थे, हमने कहा दो पार्ट में होती है। एक हमने पढ़ा सेल एनवेलप, दूसरा हमने पढ़ा है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के बारे में, तीसरा हमने यहाँ पर पढ़ा है कोशिकांग के बारे में, और लास्ट पार्ट जो हमारा हो जाता है वो आता है न्यूक्लियस के बारे में, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।